नमस्कार मित्रों, आज हम लोग कंपनी विधि के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और सबसे पहले मैं ये उचित समझता हूँ आपको कंपनी का अर्थ एवं उसका परिभाषा समझाएं। मित्रों, कंपनी का अर्थ ये होता है, एक सामान्य भाषा में समझने के लिए, एक व्यक्तियों का समूह जिसका समान उद्देश्य हो। इसका मतलब ये है, कंपनी ऐसा एक व्यक्तियों का समूह होता है जिन व्यक्तियों का कुछ समान उद्देश्य का मतलब कुछ पैसा कमाना है, कुछ प्रॉफिट्स कमाना है। इस उद्देश्य के साथ अगर आप कुछ व्यापार काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए कंपनी बहुत अच्छा एक साधन है जिसका माध्यम से आप अपना इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और ये कंपनी विधि का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य ये है, व्यावसायिक संव्यवहारों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए कंपनी का गठित अपरिहार्य है। इसका मतलब ये है, जैसा व्यापार का क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें आज बढ़ती जा रही हैं और इस दौरान ऐसा एक विचार आया है, तो कंपनी का माध्यम से ये व्यापार अगर किया जाए तब तो ये बहुत अच्छा साधन है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात ये है, इसमें जो मेंबर्स बनते हैं कंपनी का, उनका अपना जो दायित्व होता है वो हमेशा सीमित होता है। और ये कंपनी को चलाने के लिए, जैसा मैं आपसे पहले ही कहा हूँ, कंपनी विधि है, जिस कंपनी विधि का माध्यम से एक कंपनी का क्रियाकलापों का संचालित किया जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये कंपनी का विशेषता क्या है। सामान्य रूप में ये सवाल उठता है, ये कंपनी का माध्यम से ही मैं अपना संव्यवहार क्यों चलाए, अपना कार्यकलापों को क्यों चलाए? तो इसके लिए समाधान ये होता है, एक कंपनी में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो निश्चित रूप से बाकी जो चीज़ों से एक कंपनी का माध्यम से एक अपना व्यापार करना बहुत सुलभदायक साबित होता है। तो उसके लिए सबसे पहले पॉइंट ये है, कंपनी का निगमित व्यक्तित्व होता है। इसका मतलब ये होता है, कंपनी का आप अगर मान लीजिए इसको उद्भव कराना है, तो उद्भव कराने के लिए कंपनी कानून के अंतर्गत आप अपना कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिस रजिस्ट्रेशन का माध्यम से एक कंपनी अस्तित्व में आती है। तो इसका अस्तित्व में ले आने के लिए आप कंपनी विधि का माध्यम से जो प्रक्रिया बताया गया रजिस्ट्रेशन का, उस प्रक्रिया का माध्यम से आप इसको अस्तित्व में लेके आ सकते हैं। उसके बाद दूसरा, इसका कृत्रिक व्यक्तित्व होता है। इसका मतलब कृत्रिक का मतलब आर्टिफिशियल का मतलब एक कंपनी जब पैदा होती है, जैसा मैंने आपको बताया, अस्तित्व में आती है रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया का माध्यम से, और इसका एक कृत्रिक व्यक्तित्व होता है। इसका मतलब ये जैसा हम लोग हैं, हम लोग जैसा ये नहीं है। इसको कानून का माध्यम से एक व्यक्तित्व दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लीगल पर्सनैलिटी। और इसका मतलब ये होता है, ये कंपनी अपने आप अपना क्रियाकलापों को कर नहीं सकती है क्योंकि ये एक विधिक व्यक्ति है। और ये कंपनी अपना काम कराने के लिए इस कंपनी का जो डायरेक्टर्स अभिकर्ताओं के रूप में ये कंपनी का काम एक डायरेक्टर्स कराते हैं, जिस डायरेक्टर्स को हम लोग ये समझते हैं कंपनी का एक दिमाग जैसे हैं, एक डायरेक्टर्स काम करते हैं। और ये निर्देशक मंडल द्वारा कंपनी का काम संपादित किया जाता है। और इसके बाद स्वतंत्र विधिक अस्तित्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा मैंने आपको बताया हूं, ये कंपनी का एक स्वतंत्र विधिक अस्तित्व होता है। ये कंपनी को जो पैदा कराते हैं, जो उद्भव कराते हैं, वो तो सामान्य इंसान है, लेकिन ये इंसान का माध्यम से जब कंपनी एक उद्भव होता है, ये कंपनी का अपना स्वतंत्र विधिक अस्तित्व आता है। इसका मतलब ये कंपनी उद्भव होने के बाद ये अपना ही मेंबर से अलग व्यक्तित्व और अलग पहचान रखती है, और यही कंपनी का सबसे बड़ा एक विशेषता है। तो मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूं, मुख्य पॉइंट, जो एक निर्मित व्यक्तित्व है और कृत्रिक व्यक्तित्व है और स्वतंत्र विधिक अस्तित्व इसका है। और अभी मैं आपको कंपनी के बारे में समझाने के बाद
अब मैं आपको ये उचित समझता हूं कंपनियों का प्रकार बताएं, और ये प्रकार घटना के आधार पर है। घटना के आधार पर आपका सांविधिक कंपनी और पंजीकृत कंपनी। सांविधिक कंपनी का मतलब जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का माध्यम से कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए स्थापित किया जाता है, एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर का माध्यम से। जैसे आपका HPCL है, BPCL है, ये सब हम लोग मानते हैं ये सब ऐसा कंपनी है जो एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का माध्यम से, स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर का माध्यम से इसका जन्म होता है। और ये जो सांविधिक कंपनी है ये इसका अपना कानून का माध्यम से जो पैदा हुआ है, ये कंपनी एक्ट का जो नियम को ये तब फॉलो करेगा जब कंपनी एक्ट का नियम और ये जिस कानून का माध्यम से पैदा हुआ है दोनों में अगर विरोधाभास समझते हैं, कंपनी का एक दिमाग जैसे हैं, एक डायरेक्टर्स काम करते हैं और ये निर्देशक मंडल द्वारा कंपनी का काम संपादित किया जाता है। और इसके बाद स्वतंत्र विधिक अस्तित्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा मैंने आपको बताया हूं, ये कंपनी का एक स्वतंत्र विधिक अस्तित्व होता है। ये कंपनी को जो पैदा कराते हैं, जो उद्भव कराते हैं, वो तो सामान्य इंसान है, लेकिन ये इंसान का माध्यम से जब कंपनी एक उद्भव होता है, ये कंपनी का अपना स्वतंत्र विधिक अस्तित्व आता है। इसका मतलब ये कंपनी उद्भव होने के बाद ये अपना ही मेंबर से अलग व्यक्तित्व और अलग पहचान रखती है, और यही कंपनी का सबसे बड़ा एक विशेषता है। तो मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूं, मुख्य पॉइंट, जो एक निर्मित व्यक्तित्व है और कृत्रिक व्यक्तित्व है और स्वतंत्र विधिक अस्तित्व इसका है। और अभी मैं आपको कंपनी के बारे में समझाने के बाद अब मैं आपको ये उचित समझता हूं कंपनियों का प्रकार बताएं, और ये प्रकार घटना के आधार पर है। घटना के आधार पर आपका सांविधिक कंपनी और पंजीकृत कंपनी। सांविधिक कंपनी का मतलब जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का माध्यम से कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए स्थापित किया जाता है, एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर का माध्यम से। जैसे आपका HPCL है, BPCL है, ये सब हम लोग मानते हैं ये सब ऐसा कंपनी है जो एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का माध्यम से, स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर का माध्यम से इसका जन्म होता है। और ये जो सांविधिक कंपनी है ये इसका अपना कानून का माध्यम से जो पैदा हुआ है, ये कंपनी एक्ट का जो नियम को ये तब फॉलो करेगा जब कंपनी एक्ट का नियम और ये जिस कानून का माध्यम से पैदा हुआ है दोनों में अगर विरोधाभास नहीं होता है, तब ये सांविधिक कंपनी एक्ट का प्रावधान को भी ये अपना आचरण में रख सकती है। और दूसरा कंपनी है पंजीकृत कंपनी, जिसको मैं अभी आपको समझाया हूं। कंपनी का जो उद्भव है वो पंजीकृत का माध्यम से ही, ये प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन का, पंजीकृत हिंदी में हम लोग कहते हैं। और कंपनी पंजीकृत होने के बाद ही इसका लीगली मतलब कानून के नजर में इसका जन्म हुआ है। और कंपनी का दूसरा वर्गीकरण, दूसरा प्रकार हम लोग बताते हैं, ये सदस्यों के संख्या के आधार पर है। और संख्या के आधार पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब ये होता है जिसमें आपका मिनिमम मतलब कम से कम 2 सदस्य होना चाहिए, और इसका मैक्सिमम सदस्य होते हैं वो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो मिनिमम सदस्य होते हैं वो 7 होते हैं, और इसका जो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम नंबर्स इसका सदस्य, उसका कोई सीमा नहीं है। और ये नंबर के आधार पर एक वर्गीकरण, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी। और अभी आपका कंपनी का स्वामित्व के आधार पर कंपनी को फिर 2 रंग से विभाजन किया गया, एक नियंत्रक कंपनी, एक सहायक कंपनी। नियंत्रक कंपनी, सहायक कंपनी जैसे शब्दों से ही बहुत चीजें समझ में आ जाता है। नियंत्रक कंपनी सहायक कंपनी का कार्यपालिका में ये ज्यादा नियंत्रित करती है, उसका अपना मार्गदर्शन करती है, और उसका जो शेयर कैपिटल है उस शेयर कैपिटल को ये कंट्रोल करती है। तो ऐसा कंपनी को नियंत्रक कंपनी कहते हैं, और जो नियंत्रित होता है ऐसा कंपनी को हम लोग सहायक कंपनी कहते हैं। और सदस्यों का दायित्व के आधार पर, ये दायित्व के आधार पर जैसे मैंने आपको बताया हूं, कंपनी का माध्यम से जो व्यापार करना सबसे सुलभदायक इसीलिए है क्योंकि इसका दायित्व सीमित है। किसका दायित्व सीमित है? कंपनी का दायित्व हमेशा सीमित है, लेकिन उसका जो मेंबर्स होते हैं उसका दायित्व,
क्योंकि ये मेंबर्स तभी कंपनी का माध्यम से अपना व्यापार करने के लिए ये तो कदम उठाते हैं, क्योंकि इसमें इनका अपना जो एक लायबिलिटी है वो सीमित है, और इसके आधार पर, दायित्व के आधार पर ऐसा कंपनी है जो सीमित दायित्व का कंपनी, मतलब सीमित दायित्व का मतलब इसमें शेयर के द्वारा का मतलब जितना शेयर आपने खरीदा है उस शेयर का जो पैसा आपने कंपनी को दिया, जो बाकी पैसा जो आपने नहीं दिया, उतना ही आपका लायबिलिटी इसमें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, शेयर द्वारा सीमित। और गारंटी द्वारा सीमित, गारंटी द्वारा सीमित का मतलब इसमें आप कंपनी को एक गारंटी देते हैं, कंपनी कल अगर मान लीजिए इसका लीगल अस्तित्व समाप्त होने वाला है, क्योंकि कंपनी को ऐसा कुछ समस्या हुआ है, उस समय जो आप मेंबर है तो आपका जो दायित्व है वो जितना गारंटी आपने दिया, ऐसा समय आने पर मैं इतने के लिए जिम्मेदार बनेंगे, उतना ही आपका जिम्मेदारी बनेगा, उससे ज्यादा आपका जिम्मेदारी नहीं बनता है। और तीसरा कंपनी है असीमित दायित्व रखती है, और इसमें तो आपका दायित्व जो है उसके लिए कोई सीमा नहीं होता है। तो चार प्रकार का हम लोग देखे हैं कंपनी का ये जो विभाजन, और ये विभाजन समझते हुए अब हम लोग कंपनी का अपना नेचर ऑफ कंपनी पर हम लोग चलेंगे। और इसमें कंपनी का, जैसा मैंने कहा हूं, नेचर, कंपनी का प्रकृति, और कंपनी का प्रकृति के आधार पर अलाभकारी। अलाभकारी का मतलब ये कंपनियां लाभ अर्जन करने के लिए ये शुरू नहीं होते हैं। इस कंपनी का कुछ समाज का, जनता को कुछ फायदा करने के लिए, कुछ कल्याणकारी काम करने के लिए ये कंपनियां अस्तित्व में आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना नहीं। इसमें जो भी प्रॉफिट मिलता है वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव, जैसा मैंने आपको बताया हूं, चैरिटी करना और समाज में कल्याणकारी काम करना, उस प्रकार के काम के लिए ये जो पैसा है, जो प्रॉफिट्स आता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये कंपनी है जो सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी का मतलब भारत में अभी सरकार जो है वो कल्याणकारी राज्य के अनुसार अपना काम कर रही है, और कल्याणकारी राज्य में जैसा पब्लिक सेक्टर है तो सरकार भी एक आम इंसान जैसा आम इंसान कंपनी में अपना पैसा लगा के शेयर खरीदता है, ऐसा ही सरकार भी एक आम इंसान जैसा कंपनी में शेयर खरीद के एक शेयर होल्डर बन सकती है। और जब सरकार अपना पैसा कंपनी में शेयर खरीदने में इस्तेमाल करेगा तो सरकार भी उस कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा। और जब सरकार शेयर होल्डर बनेगा और कंपनी का जो पेड अप कैपिटल, इसको हम लोग कहते हैं संदत्त शेयर पूंजी, इसका मतलब पेड अप कैपिटल, अगर इसका 51%, हिंदी में हम लोग कहते हैं 51%, अगर इसका पेड अप कैपिटल सरकार का अपना नियंत्रण में है, सरकार उसका मालिक है, तो ऐसा कंपनी को हम लोग सरकारी कंपनी कहते हैं। सरकार मालिक का मतलब ये राष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा कंपनियां भी होता है जिस कंपनी का मालिक राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हो सकते हैं। तो उसमें 51% अगर शेयर्स अगर सरकार के कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, सरकार उसका मालिक है, तो ऐसा कंपनी को हम लोग सरकारी कंपनी कहते हैं। इसके बाद विदेशी कंपनी। विदेशी कंपनी का मतलब जैसा नाम ही बताती है, विदेश में इसका जन्म होता है, वहां विदेश के कानून के माध्यम से अस्तित्व में आता है, इनकॉर्पोरेट होता है, जैसे मैं आपको बताया हूं। इनकॉर्पोरेट का मतलब ये विधिक रूप में इसका जन्म होता है, लेकिन ये विदेश में अपना जन्म होने के बावजूद भी इसके भारत में तभी हम लोग पहचानते हैं जब भारत में इसका अपना एक ऑफिस बिजनेस करने के लिए भारत में होना चाहिए। अगर भारत में इसका कहीं कोई बिजनेस नहीं है, बिजनेस करने का ऑफिस नहीं है, तब ऐसा विदेशी कंपनी को हम लोग विदेशी कंपनी का दर्जा नहीं देते हैं। वही विदेशी कंपनी भारत का कंपनी कानून के अंतर्गत स्वीकार योग्य होता है जो विदेशी कंपनी भारत के बाहर वो विधिक रूप में जन्म हुआ है, लेकिन भारत में उसको बिजनेस करने का एक ऑफिस होना चाहिए, ऐसा कंपनी को हम लोग विदेशी कंपनी कहते हैं। अभी मैं आपको एक कंपनी का ज्ञापन, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अभी आपको बताना चाहता हूं। जैसा हम लोग भी जिंदगी में कुछ मुख्य उद्देश्य को लेकर चलते हैं, जैसे किसी को डॉक्टर बनना, किसी को वकील बनना, तो ऐसा ही कंपनी भी जब उसका अपना एक योजना किया जाता है, कंपनी का हम लोग गठन करेंगे, तो कंपनी का कुछ उद्देश्य होता है, क्यों ये कंपनी को हम लोग गठन करना चाहते हैं, इसका माध्यम से हम लोग क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंपनी का उद्देश्य, कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स। और ये कंपनी का जो उद्देश्य
जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, इसको हम लोग एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, जो डॉक्यूमेंट को कंपनी का संविधान जैसा हम लोग मान्यता प्रदान करते हैं। और इस ऑब्जेक्टिव्स जो इसमें लिखा होता है, कंपनी अपना जो व्यापार करती है, जो कंपनी का अपना उद्देश्य है, उस उद्देश्य के अधीन रहते हुए, भीतर रहते हुए ही कंपनी को अपना कार्यकलाप करना पड़ेगा। और इसके बाद शक्ति बाह्य का सिद्धांत, इसका मतलब ये है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, जो लैटिन शब्द इस्तेमाल करते हुए, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब कंपनी का कुछ शक्तियां हैं, जो शक्तियां हैं वो आपका कंपनी का मूल दस्तावेज में बताया गया है। और कंपनी अगर मान लीजिए उस मूल दस्तावेजों में जो बात कहा गया है, उस उद्देश्य के बाहर जाके कंपनी अगर किसी प्रकार का संविदा करती है, तो ऐसा संविदा को कानून का नजर में किसी प्रकार का मान्यता नहीं मिलता है, और ऐसा संविदा को हम लोग शून्य समझते हैं। और इसी से मैं आपको समझा रहा हूं, जब कंपनी के साथ आप किसी प्रकार का संविदा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कंपनी का अपना ऑब्जेक्टिव्स आप मेमोरेंडम में, इसका मतलब मूल दस्तावेज में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ने समझने के बाद आप ये सोचना पड़ेगा, इसका माध्यम से ही कंपनी अपना कार्यकलाप करेगा, उसके बाहर होगा, उस संविदा को किसी प्रकार का कानूनी मान्यता नहीं होगा। और कंपनी का अनुच्छेद, अनुच्छेद का मतलब जैसा ये कंपनी, जैसा हम भी हर दिन सवेरे उठने के बाद ब्रश करते हैं, नहाते हैं, इसका मतलब हम लोग अपना जिंदगी को चलाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाए हैं। उसी प्रकार का कंपनी भी अपना मूल दस्तावेज में जो उद्देश्य बताया गया, उस दस्तावेज में जो बताया गया, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी भी अपना कुछ नियम बनाती है, जो नियम वो कंपनी का अंदरूनी बात है। इट इज कॉल्ड एज, इसको हिंदी में कहते हैं इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी। और ये इंटरनल रूल्स इसीलिए जरूरी होता है, वो कंपनी का अपना कार्यकलापों के लिए वो सही मार्गदर्शन करेगा, उसको अपना सीमित सीमा में बांध के रखेगा, और उसका माध्यम से कंपनी अपना उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलीकृत हो सकती है। तो कंपनी का अनुच्छेद का महत्व ये है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अनुच्छेद तो होना अनिवार्य है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना जो अनुच्छेद है उसको वो जो शेड्यूल ए में कंपनीज एक्ट में दिया गया, उसी का वो अपना नकल कर सकती है। और अभी मैं आपको विभिन्न प्रकार के पूंजी के बारे में बताना चाहता हूं। विभिन्न प्रकार का पूंजी इस प्रकार के हैं, अधिकृत पूंजी, इसका मतलब ऑथराइज्ड, और आपका सब्सक्राइब्ड पूंजी, प्रदत्त पूंजी और आरक्षित पूंजी। इसमें आपको अधिकृत, ऑथराइज्ड का मतलब ये होता है जो कंपनी का माध्यम से रजिस्टर्ड हो गया, ऐसा पूंजी को ऑथराइज्ड कहते हैं। सब्सक्राइब का मतलब जो जनता को सब्सक्राइब करने का मतलब अपना पैसा लगाने का हम लोग कहते हैं, और इसके बाद जितना पैसा वो लगाते हैं, और वो लगाते हैं मतलब जनता, उसके आधार पर हम लोग कहते हैं सब्सक्राइब्ड है। पेड अप मीन जितना पैसा हकीकत में मिला है। आरक्षित का मतलब ये पैसा हम लोग इसको आरक्षित धन में इसीलिए रखते हैं क्योंकि कल कंपनी अगर मान लीजिए उसका ऐसा समस्या हो गया जहां उसका अस्तित्व खतरा में आ गया, उस समय जो बाहर के लोगों को जो उधार कंपनी को चुकाना है, वो उधार चुकाने के लिए इस पैसा से अपना खर्चा इस कंपनी कर सकती है। और आपका जो शेयर के प्रकार हैं, तो इक्विटी शेयर एक प्रकार का है, प्रेफरेंस शेयर एक प्रकार का है। इक्विटी शेयर का मतलब ऐसा शेयर होता है जिसका अपना कंपनी में ये बहुत प्रकार का अच्छा काम करती है, इसको किसी प्रकार का प्रेफरेंस, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स में कंपनी को जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है कंपनी का डिविडेंड्स में, ऐसा चीजों में, बल्कि इक्विटी शेयर होल्डर को इस प्रकार का प्रेफरेंस, प्रामुख्यता इसका मतलब नहीं मिलता है। और मैं अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट एरिया में आया हूं, महत्वपूर्ण एरिया में, निगमित शासन। इसका मतलब एक कंपनी, जैसा मैंने आपको बताया हूं, एक कृत्रिम संस्था है, इसका आंखें, इसका शरीर, ये सब चीजें डायरेक्टर्स का आंखें होते हैं। जो डायरेक्टर होते हैं ये कंपनी का दिमाग जैसा बनते हैं। ये कंपनी का भलाई के लिए, उनका अपना उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये लोग अपना समय देते हैं, और कंपनी को ये सही ढंग का मार्गदर्शन करते हैं, और व्यापार ऐसा कराते हैं कंपनी से तो कंपनी को प्रॉफिट्स मिले और कंपनी को नुकसान से बचाएं। ये सब डायरेक्टर का काम होता है। बल्कि ये सब काम में ये नीति और नैतिकता, ये तमाम चीजें केंद्र बिंदु रखते हुए इसको अपना कार्यकलाप करते हैं।
और कंपनी के लिए जैसा मैं बताया हूं, ये डायरेक्टर्स का जो ड्यूटी है, इसका मतलब इनका अपना जो अधिकार और ड्यूटी है, कर्तव्य है, ये कर्तव्य को सही ढंग से इसको पालन करना पड़ेगा और इसको सीमा के अंदर बांध के रखना पड़ेगा। डायरेक्टर्स का निर्वहन अपना शेयर होल्डर्स का, कंपनी का हमेशा थोड़ा अच्छा ढंग से कंपनी का नियंत्रण करेंगे डायरेक्टर। और इस प्रकार से हम आपको अंतिम रूप में बताना चाहता हूं, ये जो आपको बताया हूं निगमित शासन, ये हर कंपनी जो सूचित किया गया है उसके लिए अनिवार्य है। जो मित्रों, अभी तक मैं आपको कंपनी विधि के बारे में जितना भी बताया हूं और ये सब आपको मैं समझता हूं, कुछ अपना समझने में ये सब बहुत मदद करेगा। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए और कुछ अच्छा समझना चाहिए, हम लोगों का वेबसाइट में आप जाइए, उसमें आपको अच्छा और भी मटेरियल जो दिया गया उसको संपर्क करिए, उसका माध्यम से आप उसको और अच्छा समझ सकते हैं। तो इसके साथ मैं आज अपना वाणी का विराम देना चाहता हूँ।